हेलो दोस्तों। जिस तरह आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा एडीओ का एग्ज़ाम 14 अप्रैल से होने वाला है, उसको लेकर हम लोग 70 सेट का एक सीरीज चला रहे थे। आज उसका 9वां वीडियो है। इसमें हम लोग 100 प्रश्नों को करते हैं, वो भी विस्तृत व्याख्या के साथ, जिसमें हम लोग सिर्फ एमसीक्यू नहीं करते बल्कि उस एमसीक्यू से 8 से 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी याद रखते हैं, जिससे हमारे एग्जाम में आने का पूरा चांसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए और इसका अगर आपको जो हम लोग जो 100 टेस्ट करेंगे, इसका मैं एमसीक्यू टेस्ट भी कराता हूँ जो क्यूज के रूप में होता है, वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल में होता है। तब हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे अदर आपको पीडीएफ भी बहुत सारा मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। पहला क्वेश्चन, अभिकथन 1। सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। कारण सही क्या है? सरल आवर्त गति से कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। कारण क्या है? सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रह होगा यदि कोई अवमंदक बल ना हो तो। ये आपका कथन है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। दोनों से तरफ सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। सरल आवर्त गति क्या बोलता है? सरल आवर्त गति SHM कुल यांत्रिक ऊर्जा E=1 A2 है, जो आयाम में के, जहां आयाम A और K नियतांक होता है। गति के दौरान स्थितिज ऊर्जा U हाफ का स्क्वायर और गतिज ऊर्जा के दौरान हाफ mv स्क्वायर के रूप में आपस में बदली रहती है। माध्य स्थिति मेन प्रोपोजिशन में गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। चरम स्थिति में एक्सट्रीम पोजीशन में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम और गतिज ऊर्जा शून्य होती है। मान लीजिए मध्य स्थिति है ना, तो गतिज ऊर्जा आपका अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। वही अगर चरम स्थिति है तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम और गतिज ऊर्जा शून्य होगी। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम को केवल तभी लागू होती है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम तभी लागू होती है। एक सेकंड। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम तभी लागू होती है जब घर्षण या वायु प्रतिरोध जैसा कोई अवमंदक बल डैम्पिंग फोर्स अनुपस्थित हो। सरल लोलक की गति कम आयाम के लिए सरल आवर्त गति का उदाहरण है। सरल लोलक की गति कम आयाम के लिए सरल आवर्त गति का उदाहरण होता है। हुक का नियम सरल आवर्त गति का आधारभूत सिद्धांत है। हुक का जो नियम है वो सरल आवर्त गति का आधारभूत सिद्धांत होता है। SHM के कण का त्वरण हमेशा विस्थापन के समानुपाती और माध्य स्थिति को निर्देशित करता है। क्या बोलता है? SHM के जो कण है वो त्वरण हमेशा विस्थापन के समानुपाती और मध्य स्थिति के निर्देशित होता है। आवर्तकाल T का सूत्र कुल ऊर्जा के कण कुल ऊर्जा क्या लिखा है? कुल ऊर्जा कण का द्रव्यमान m और कोणीय विस्थापन वर्ग के समानुपाती होता है। कुल ऊर्जा के कण का द्रव्यमान और कोणीय विस्थापन के वर्ग के समानुपाती होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वो है अर्कपथ। विद्युत चुंबक का जो तरंग होता है, विद्युत चुंबक के तरंग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। इस पर तो मैंने कौन सा कथन असत्य है, तो कौन कौन सा सत्य है चलिए उसको देखते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत संचरण की दिशा में लंबवत होते। क्या बोलता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और संचरण की दिशा में लंबवत होते हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ना, उन तरंगों को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की परिणाम अनुपात प्रकाश के गति के बराबर होता है। जबकि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम का अनुपात प्रकाश की गति के बराबर होता है। अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, ये अनुदैर्घ्य नहीं, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत और चुंबकीय जो तरंगे है ये अनुदैर्घ्य नहीं अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये देखिए डिटेल में। विद्युत चुंबकीय क्या लिखा है? विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकृति में अनुप्रस्थ होती है, ना कि अनुदैर्घ्य। ये तरंगों के संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम जैसे हवा या पानी की आवश्यकता नहीं है। ये निर्वात में भी गमन कर सकते हैं और निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B के परिणाम के अनुपात E/B C के बराबर होता है। मैक्सवेल ने सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व का सैद्धांतिक प्रतिपादन दिया था।
मैक्सवेल ने सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व का सैद्धांतिक प्रतिपादन दिया था, जबकि हार्जेन ने प्रायोगिक रूप से इन तरंगों के उत्पादन और संचरण की पुष्टि की थी। दृश्य प्रकाश, एक्सरे, रेडियो तरंगे और गामा किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग है, जबकि जो दृश्य प्रकाश है जैसे एक्सरे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, ये सभी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग है। इन तरंगों में फोटॉन नामक ऊर्जा के पैकेट होते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण ध्वनि तरंगे है, जिसमें माध्यम की कण की संचरण की दिशा के दोलन होता है। अनुदैर्घ्य तरंगों में, उदाहरण के लिए ध्वनि तरंगों में, इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में दोलन करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे में ध्रुवण पोलराइजेशन की घटना प्रदर्शित होती है, जो इसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, परफेक्ट ब्लैक बॉडी पूर्ण कृष्णानिका के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी कौन सा होता है? जिसकी अवशोषण क्षमता होती है। पूर्ण कृष्णिका का पिंड जो अपने ऊपर गिरने वाले सभी तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है। क्या बोलता है? पूर्ण कृष्णिका वह पिंड है जो अपने ऊपर गिरने वाली सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। या आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण गुणांक A का मान 1 होता है। किरचॉफ का नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, इसीलिए कृष्णिका एक आदर्श उत्सर्जक भी है। इसके बाद कहता है इसकी उत्सर्जन क्षमता का मान भी 1 होता है। इसके बाद अगला आता है पेटियम ब्लैक और काजल लैंप ब्लैक का व्यवहारिक रूप से पूर्ण कृष्णिका बहुत निकट माने जाते हैं। स्टीफन ब्लैक्जमैन नियम के अनुसार कृष्णिका से उत्सर्जित कुल ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। वीन का विस्थापन नियम कृष्णावर्णिका के वितरण को समझाता है। जो वीन का विस्थापन नियम है ना, वो कृष्णिका के विवरण के समझाता है, वीन का विस्थापन का नियम। फिर अगला आता है फेरी की कृष्णिका। फेरी ब्लैक बॉडी एक खोखला गोला होता है जिसकी आंतरिक दीवारें काली होती है। कृष्णिका विकिरण का स्पेक्ट्रम केवल उसके तापमान पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर नहीं। का जो कृष्णिका विकिरण की स्पेक्ट्रम केवल उसके तापमान पर निर्भर करती है, उसके पदार्थ की प्रकृति पर नहीं। फ्लैक का नियम कृष्णिका विकिरण की तीव्रता और तरंगदैर्घ्य के संबंध की सटीक व्याख्या करता है। जो प्लैंक का नियम कृष्णिका का विकिरण की तीव्रता और तरंगदैर्घ्य के संबंध में सटीक व्याख्या करता है। फिर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, चलिए मिलाते हैं। चलिए सूची 1 और सूची 2। सबसे पहले व्यक्तिकरण कहाँ पर होता है? व्यक्तिकरण आपका साबुन में होता है। व्यक्तिकरण कहाँ होता है? साबुन में होता है। विवर्तन कहाँ होता है? विवर्तन आपका प्रकाश के किरणों में विवर्तन होता है। फिर आपका प्रकीर्णन कहाँ होता है? तो आकाश का नीला होना प्रकीर्णन का उदाहरण है। जबकि आपका वन विक्षेपण कहाँ होता है? वन विक्षेपण इंद्रधनुष का बनना वन विक्षेपण है। आइए डिटेल में जानते हैं। व्यक्तिकरण जिसको इंटरफेरेंशियल के कारण साबुन के बुलबुले और तेल की पतली परत रंगीन दिखाई देती है। व्यक्तिकरण के कारण साबुन के बुलबुले और तेल की पतली परत रंगीन दिखाई देती है। विवर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश तीक्ष्ण किरणों का छोटे छिद्रों से गुजरते समय मुड़ जाते हैं। प्रकीर्णन के कारण सूर्य के प्रकाश वायुमंडल के कणों से टकराकर फैलता है, जिससे आकाश नीला दिखता है। फिर आता है रेले के नियम के अनुसार प्रकीर्णन की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के चतुर्थांश घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णन की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेले के नियम के अनुसार जो प्रकीर्णन हो रहा है, प्रकीर्णन की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है वन विक्षेपण में क्या बोलता है? वन विक्षेपण में श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर अपने 7 अवयव रंगों में विभाजित हो जाती है। इंद्रधनुष का बनना वन विक्षेपण, आवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संयुक्त परिणाम है। न्यूटन का वलय, न्यूटन्स रिंग व्यक्तिकरण की घटना पर आधारित है। प्रकाश का विवर्तन तभी स्पष्ट होता है जब अवरोध का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का हो। क्या बोलता है? प्रकाश का विवर्तन
तभी स्पष्ट होता है जब अवरोध का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का हो। फिर कहता उगते हुए और डूबते समय सूर्य का लाल दिखना कम तरंगदैर्घ्य वाले रंगों के अधिक प्रकीर्णन के कारण होता है। थॉमस यंग ने द्विलिस्ट का प्रयोग प्रकाश के व्यक्तीकरण को सिद्ध किया था। थॉमसन यंग ने द्विलिस्ट प्रयोग द्वारा प्रकाश के व्यक्तीकरण को सिद्ध किया था। फिर आता है पी प्रकार के अर्धचालकों के बारे में कौन सा कथन सही है। पी प्रकार के अर्धचालकों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो जानिए पी प्रकार के अर्धचालकों के बारे में। यह त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलकर बना है। क्या बोलता है, यह त्रिसंयोजी, ये होता है त्रिसंयोजी अशुद्धि से मिलकर बना होता है, त्रिसंयोजी अशुद्धि से मिलकर बना होता है। पी प्रकार के अर्धचालकों में शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम के त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम पाई जाती है। क्या बोलता है, जो पी प्रकार के जो अर्धचालकों में शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम के त्रिसंयोजी अशुद्ध जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम से मिलाई जाती है। त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर सहसंयोजक बंध एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, जिसे होल या विवल कहते हैं। पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्य आवेश वाहक होल होते हैं। जो पी प्रकार के अर्धचालक है उसमें बहुसंख्य आवेश वाहक मेजॉरिटी कैरियर होल होते हैं, जबकि अल्पसंख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अल्पसंख्य में आवेश में वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालक समग्र रूप से विद्युत उदासीन होता है। जो अर्धचालक है वो समग्र रूप से विद्युत का उदासीन होता है, उस पर कोई नेट आवेश नहीं होता, उस पर कोई भी नेट आवेश नहीं होता है। एन प्रकार के अर्धचालकों में पंच संयोजी अशुद्धि जैसे फास्फोरस और आर्सेनिक मिलाए जाते हैं। अन्य प्रकार के अर्धचालकों में पंच संयोजी अशुद्धि जैसे कि फास्फोरस और आर्सेनिक मिलने से बनता है। पी प्रकार के फर्मी स्तर संयोजकता बैंड वेनस बैंड के निकट स्थित होता है। पी प्रकार के फर्मी के स्तर संयोजकता बैंड वेनस बैंड के निकट स्थित होता है। डोपिंग की प्रक्रिया अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए की जाती है। जो डोपिंग है की प्रक्रिया है वो अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए की जाती है। फिर आता है त्रिसंयोजी अशुद्धियों में ग्राही अशुद्धि। त्रिसंयोजी अशुद्धि में ग्राही अशुद्धियां भी कहा जाता है। त्रिसंयोजी जो अशुद्धि होती है उसे ग्राही अशुद्धि भी कहा जाता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। अगर आप ताप बढ़ने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। फिर आता है एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृशक लेंस के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक खगोलीय दूरबीन की अभिदूषक लेंस की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो उसकी विशेषता होनी चाहिए वो बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक। क्या बोला है, बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक। क्या होना चाहिए, बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक। दूरबीन की आवर्धन क्षमता m = यहाँ पे ना गड़बड़ कर देता है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है जो ओ अभिदृशक का फोकस दूरी है। उच्च आवर्धन प्राप्त करने के लिए अभिदृशक की फोकस दूरी FO अधिक होनी चाहिए। लेंस का द्वारक बड़ा होने पर वह दूर स्थित पिंडों से अधिक प्रकाश को एकत्रित कर क्या करा, लेंस का जो द्वारक एपर्ट्यूर बड़ा होने पर वह दूर स्थित पिंडों से अधिक प्रकाश को एकत्रित करता है। बड़ा द्वारक होने पर दूरबीन की विभेदन क्षमता रिसॉल्विंग पावर बढ़ जाती है। फिर आता है खगोलीय दूरबीन में दो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। खगोलीय दूरबीन में दो उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है। नेत्रिका आई प्रेसिस की फोकस दूरी और द्वारक दोनों छोटे होते हैं। दूरबीन द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब उल्टा और आभासी होता है। जो दूरबीन द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब उल्टा और आभासी होता है, जबकि परावर्तित दूरबीन लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि पूर्ण विपरीत दूर हो सके। हेंस लिप्रेसी क्या कहता है, हेंस का जो लिप्रेसी का दूरबीन का आविष्कार का श्रेय जाता है। हेंस लिप्रेसी को दूरबीन के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, जबकि गैलीलियो ने सबसे पहले खगोलीय परीक्षण किया था। हेंस लिप्रेसी को दूरबीन के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, जबकि गैलीलियो ने सबसे पहले खगोलीय परीक्षण किया था। फिर आता विभेदन सीमा का सूत्र 1.22 होता है, जो डी द्वारक का व्यास है। फिर आता निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पार्श्व व्यक्तीकरण को सही ढंग से समझाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब या पार्श्व व्यक्तीकरण को सही ढंग से समझाता है। तो कौन सही ढंग से समझाता है, तो प्रतिबिंब का बायां भाग दाएं तथा दाएं भाग बायां होता है। क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब का जो बायां भाग है वो दाएं या दायां भाग में बायां दिखाई देता है। क्या देखिए, पार्श्व व्यक्तीकरण वह घटना है, क्या कहता है,
पार्श्व व्यक्तीकरण वह घटना है जिसमें व्यक्ति का दायां हिस्सा, पार्श्व व्यक्तीकरण वह घटना है जिसमें व्यक्ति का दायां हिस्सा दर्पण के बाएं और बायां हिस्सा दाएं दिखाई देता है। क्या कहता है? पार्श्व व्यक्तीकरण वह घटना है जिसमें वस्तु का दायां हिस्सा दर्पण के बाएं हिस्से में और बायां हिस्सा दाएं में दिखाई देता है। और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा प्रतीत होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बिल्कुल बराबर होता है। दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, जबकि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है। फिर देखिए, समतल दर्पण की शक्ति शून्य होती है। समतल दर्पण की शक्ति पावर शून्य होती है। एम्बुलेंस वाहनों में एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है ताकि उसे आगे वाले वाहन चालक को पार्श्व परिवर्तन के कारण सीधा पड़ सके। यदि कोई व्यक्ति भी वेग से दर्पण की ओर चलता है तो उसका प्रतिबिंब टू भी असापेक्ष से वेग की ओर गति करेगा, उसकी ओर गति करेगा। यदि पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। फिर कहता है 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखी गई अनंत प्रतिबिंब बनता है। फिर आता है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नाभिकीय बल के न्यूक्लियर फोर्स के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सही कौन कौन है? ये बल बहुत छोटी पारस शॉर्ट रेंज के होते हैं। ठीक है, ये बल प्रबल आकर्षण बल, इसमें प्रबल आकर्षण बल होता है। ये जो बल है इसमें प्रबल आकर्षण बल होता है और ये बल आवेश पे निर्भर नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं नाभिकीय बल की प्रकृति। नाभिकीय बल की प्रकृति सबसे शक्तिशाली बल है। नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल है जो स्थिर विद्युत बल से लगभग में 100 गुना अधिक प्रबल होता है। ये बल अत्यंत लघु पारस शॉर्ट रेंज के होते हैं जो केवल 10 का पावर -15 मीटर की दूरी तक प्रभावी होते हैं। फिर आता है आपका नाभिकीय बल व्यक्तिक्रम वर्ग इनवर्स सीक्वेंस लॉ का पालन नहीं करते हैं। ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते, अर्थात Pn, Nn और Pn के बीच समान होते हैं। नाभिकीय बल जिसे अकेंद्रीय नॉन सेंटर फोर्स होते हैं। युकावा के अनुसार नाभिकीय बल के कारण न्यूट्रॉन के बीच पाइमोसान का विनिमय होता है। युकावा के अनुसार नाभिकीय बलों के कारण न्यूक्लियॉन के बीच पाइमोसान का विनिमय होता है। फिर आता है 0.7 फर्मी से कम दूरी पर ये बल प्रतिकर्षण में बदल जाते हैं जिससे नाभिकीय घनत्व स्थिर होता है। 0.7 फर्मी से कम दूरी पर ये बल प्रतिकर्षण में बदल जाते हैं जिससे नाभिकीय घनत्व स्थिर हो रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत बल व्युत्क्रम वर्ग आयु का पालन करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ये बल चक्रण स्पिन पे निर्भर करते हैं। ये बल केवल नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बंधे रखने के लिए उत्तरदायी। ये बल जो है नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए उत्तरदायी है। फिर कथन है आपका एस्पिरिन और पैरासीटामोल गैर नार्कोटिक एसोजोलिक वर्ग से संबंधित है। जो आपका एस्पिरिन और पैरासीटामोल है वो गैर नार्कोटिक एरोजिक वर्ग से संबंधित है, गैर नार्कोटिक एनोजोइक वर्ग से संबंधित है। मार्फिन और हेरोइन नार्कोटिक के एलोजोइक होते हैं, जबकि मार्फिन और जो हेरोइन होते हैं वो भी नार्कोटिक एलोजोइक होते हैं, पर इसकी व्याख्या नहीं करता। ये दोनों कथन सही है। आइए देखिए, एलोजोइक वे दवाएं हैं जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित किए बिना दर्द में काम करते हैं। जो एनाजोलिक जो दवाई होते हैं ना वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करते हैं और उनमें बिना दर्द के काम करते हैं, मतलब तंत्रिका तंत्र को बिना दर्द के काम करते हैं। ये गैर नार्कोटिक दवाएं जैसे एस्पिरिन और पैरासीटामोल नशे की लत में नहीं डालती है, जबकि एस्पिरिन का रासायनिक नाम रेसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक जैसे मार्फिन और हेरोइन अफीम से प्राप्त होती है, जबकि नार्कोटिक एनाजोलिक अफीम और हेरोइन अफीम से प्राप्त होती है। इसके सेवन से लत लग जाती है। फिर आता है एस्पिरिन में ज्वलननाशक रक्त के थक्के जमने से रोकने के गुण होते हैं। एस्पिरिन में ज्वलननाशक में रक्त के थक्के जमने से रोकने के गुण भी होते हैं। फिर आता है पैरासीटामोल, मुख्य रूप से बुखार कम करने और सामान्य दर्द के निवारण में होता है। पैरासीटामोल का मुख्य उपयोग बुखार कम करने और सामान्य दर्द निवारक में होता है। मार्फिन का उपयोग अक्सर शल्य चित्कर्ष के बाद होने वाले तीव्र दर्द के लिए किया जाता है। कोडीन भी एक प्रकार का नार्कोटिक एनाजोइक है जिसका उपयोग खांसी की दवाओं में भी करते हैं।
कोडिन भी एक प्रकार का नार्कोटिक एनाजॉइक है जिसका उपयोग खांसी की दवाओं के रूप में भी करते हैं। हेरोइन और मार्फिन में हेरोइन मार्फिन का डाई एसिटाइल उत्पन्न करता है। हेरोइन जो है मार्फिन डाई एसिटाइल उत्पन्न करता है। फिर अगला क्वेश्चन, कोलोडाइल विलियन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जो कोलोडाइल विलियनों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कोलोडाइल विलियन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य क्या क्या है? ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करती है, ये बात बिल्कुल सही है, ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ये ब्राउनी गति दर्शाते हैं, ये भी ब्राउनी गति दर्शाते हैं। इसे ओपहन द्वारा शुद्ध किया जाता है, इसे ओपहन डायलिसिस के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ये सब बात सही है। आइए देखिए, कोलोराइड विलियन वास्तव में विषमांगी होते हैं लेकिन नग्न आंखों में समांगी दिखते हैं। जो कोलोराइड विलियन है वास्तव में विषमांगी होते हैं लेकिन नग्न आंखों में देखने पे समांगी दिखेंगे। कोलोराइडी के कण का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। कोलोराइडी कण का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। टिंडल प्रभाव कोलोराइड कण के द्वारा प्रकाश के परिवर्तन की घटना है। टिंडल जो प्रभाव है वो कोलोराइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। ब्राउनी गति कोलोराइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी निरंतर गति है। ब्राउनी गति कोलोराइड कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिंगजैंग निरंतर की गति होती है। फिर आता है कोलोराइडी कण की 2 अवस्थाएं होती है। कोलोराइडी कण की 2 अवस्थाएं होती है, परिलक्षित प्रवस्था और परिलक्षेपण माध्यम। कोलोराइडी कण की 2 अवस्थाएं कौन कौन सी है? परिलक्षित प्रवस्था और परिलक्षेपण माध्यम। कोलोराइडी कण की 2 अवस्थाएं होती है, परिलक्षित प्रवस्था और परिलक्षेपण माध्यम। दूध रक्त कोहरा पेंट कोलोराइडी तंत्र के उदाहरण है। दूध रक्त कोहरा पेंट कोलोराइडी तंत्र के उदाहरण है। अपरोहन डायलिसिस की एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग कोलोराइडी विलियन से अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। क्या बोलता है? अपरोहन डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग कोलोराइडी विलियन से अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। कोलोराइडी कणों में सामान्य फिल्टर पेपर से अलग नहीं किया जा सकता है, इसके लिए अल्ट्रा फिल्टर की आवश्यकता होती है। कोलोराइडी कणों में धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत आवेश होते हैं। कोलोराइडी जो कण है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है। फिर आता है स्कंदन वह प्रक्रिया है। स्कंदन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलने पर क्लोराइडी कण अवक्षेपित हो जाती है। क्या कहता है? स्कंदन। क्लोराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलने से क्लोराइडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं। आइए सूची 1 और सूची 2 को मिलाते हैं। सबसे पहले टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या होता है? तो टेफ्लॉन टेरा फ्लोरो एरोथीन होता है। टेफ्लॉन क्या है? तो टेट्रा फ्लोरो एथिलीन होता है। नायलॉन 6 क्या है? नायलॉन 6 क्या है? दूसरे हम लोग कैप्रोलेटस कहते हैं। टेफ्लॉन क्या है? तो टेट्रा फ्लोरो एथिलीन है। नायलॉन 6 क्या है? तो कैप्रोलेटस है। फिर आता है प्राकृतिक रबड़ क्या है? उसे आइसोप्रीन कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ क्या है? तो उसे आइसोप्रीन कहते हैं। फिर आता है आपका नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन उसे हम लोग क्लोरोपिन कहते हैं। नियोप्रीन क्या है? तो वो एक तरह का क्लोरोपिन है। आइए इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। टेफ्लॉन का एकलक टेराफ्लोरोएथिलीन का उपयोग नॉनस्टिक बर्तनों में किया जाता है। क्या बोलता है? जो टेफ्लॉन है वो एकलक टेराफ्लोरोएथिलीन है जिसका उपयोग नॉनस्टिक बर्तनों में किया जाता है। नायलॉन 6 का निर्माण कैप्रोलेटस के बहुलीकरण में होता है। नायलॉन 6 का निर्माण हम लोग कैप्रोलेटस के बहुलीकरण में होता है। प्राकृतिक रबड़ आइसोपिन 2 मिथाइल 1 और 3 ब्यूटाइन का बहुलक है। फिर आता है नियोप्रीन का कृत्रिम रबड़ जिसका एकलक क्लोरोपिन है। नियोप्रीन एक कृत्रिम रबड़ है जिसका एकलक क्लोरोप्लीन है। फिर आता है रबड़ के वल्कनीकरण में सल्फर का उपयोग उसकी कठोरता बढ़ाने के लिए करते हैं। नायलॉन 6 एपिडिक एसिड और हेक्सामेथिलॉन डाइमाइल का उपयोग करते हैं। क्या बोलता है? नायलॉन 6 में एपिडिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइमाइन का उपयोग करते हैं। पीबीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड है। फिर आता है बैकेलाइट के तापदृढ़ थर्मोसेटिंग बहुलक जो फिनॉल का फॉर्मिडिहाइड बनाता है। पॉलीथीन एकलक का एथिलीन C2H4 होता है। फिर आता है बुर्रा एस एक रबर ब्यूटाइड और एस्टेराइन का सह बहुलक है। अगला कथन क्वेश्चन नंबर 12, सभी लवण उदासीन होते हैं का संबंध, इस कथन के संबंध में सत्य क्या है? सभी जो लवण है वो उदासीन होते हैं, सभी लवण उदासीन होते हैं। ऑप्शन ए यह पूर्णतः सत्य है।
ऑप्शन बी देखिए क्या लिखा है, लवण का पीएच का मान उन अम्लों के क्षारों की प्रकृति पर निर्भर करता है जिसमें वे बनते हैं। लवण का जो पीएच मान है उन अम्लों और क्षारों की प्रकृति पर निर्भर करता है जिसमें वे बनते हैं। अगर प्रबल अम्ल जैसे HCl और प्रबल क्षार जैसे NOH के से मेल से बना लवण उदासीन सात होता है जैसे NaCl। वही अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार है जैसे NaHOH के मेल से बनता है तो pH 7 से ज़्यादा होगा। अगर प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा तो जो pH होगा वो 7 से कम होगा। वही दुर्बल अम्ल जैसे और प्रबल क्षार होगा तो लवणीय क्षार 7 से ज़्यादा होगा, मतलब जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बना देगा। जैसे यहाँ प्रबल क्षार है तो pH 7 से ज़्यादा हो गया, वही प्रबल अम्ल हो गया तो 7 से कम हो गया क्षार आपका लवण का। उदासीन अभिक्रिया में अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण जल बनाते हैं। उदासीन अभिक्रिया में अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण जल बनाते हैं। फिटकरी एक द्विलिक डबल सॉल्ट का उदाहरण है। फिटकरी क्या है तो एक द्विलिक लवण डबल सॉल्ट का उदाहरण है। पोटेशियम साइनाइड KCN एक क्षारीय लवण है। पोटेशियम साइनाइड KCN एक क्षारीय लवण है। पोटेशियम साइनाइड KCN एक क्षारीय लवण है। अमोनिया क्लोराइड NH4Cl एक अम्लीय लवण है। अमोनियम क्लोराइड जैसे NH4Cl एक अम्लीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा जारीय विलयन और क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा जलीय विलयन में क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। लवण का जल अपघटन हाइड्रोलिसिस विलयन की अम्लता या क्षारीयता पर निर्धारित करता है। लवण का जो जल का अपघटन है वो विलयन की अम्लता या क्षारीयता को निर्धारित करता है। फिर आता है तो कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो 2 और 3 सही है। देखते 2 और 3 क्या है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसके भार के समान नहीं होता है और द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि। जो द्रव्यमान होता है ना वो अदिश राशि जबकि भार जो है वो एक सदिश राशि है। देखिए क्या कहता है, द्रव्यमान किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा है जबकि भार वेट उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल होता है। द्रव्यमान क्या है तो वस्तु का पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहेंगे, मास, जबकि भार जो है उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के साथ जुड़ता है। भार का सूत्र W बराबर mg होता है और g यहाँ गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। द्रव्यमान ब्रह्मांड में हर जगह स्थिर है लेकिन भार स्थान बदलने पर बदल जाता है। चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का लगभग 1/6 होता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि, जो द्रव्यमान है जो बदलता रहता जो नहीं बदलता है वो एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिणाम होता है। परिणाम द्रव्यमान में क्या तो केवल परिणाम होता है, जबकि भार एक सदिश राशि है क्योंकि इसकी दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक kg होता है, भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण त्वरण शून्य होने के कारण किसी वस्तु का भार भी शून्य होता है। निर्वात में द्रव्यमान बना रहता है लेकिन भारहीनता की स्थिति रहती है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र C पे रखा जाए तो उस पर बनने वाला प्रतिबिंब, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र C पे रखा जाए तो उस पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। तो उसके पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। उसका कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। किसी वस्तु C को वक्रता केंद्र से दूर रखा गया है, किसी वस्तु C को वक्रता केंद्र से दूर रखा गया तो प्रतिबिंब F फोकस और C के बीच बनता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अवतल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है। यदि वस्तु को C पे रखा जाए तो प्रतिबिंब C पे बनता है जो वस्तु के बराबर होता है। यदि वस्तु F फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और सीधा और बड़ा बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चित्कर्ष और दाढ़ी बनाने के शीशे के रूप में करते हैं। दर्पण का सूत्र हाफ माने 1/f = 1/b = 1/u का उपयोग प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करने के लिए करते हैं। वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी f की दुगनी होती है। r = 2f क्या बोलता है, जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस की दूरी का दुगनी होती है। ठीक है, अवतल दर्पण प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। कार के हेडलाइट का प्रवर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कार के हेडलाइट में प्रवर्तक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को नहीं करते हैं। फिर आता है हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थिति अनुकूल है। हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थिति अनुकूल होती है, तो उच्च तापमान और उच्च दाब। हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थिति अनुकूल है, तो उच्च तापमान और उच्च दाब। उच्च तापमान और उच्च दाब। हैबर प्रक्रम का रासायनिक समीकरण
2H3H2 2NH3 होता है। रासायनिक समीकरण 2NH3 है। फिर कहता है यह ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मेटिकल अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। लॉ-सेतिलिक के सिद्धांत के अनुसार उच्च दाब अमोनिया के उत्पादन को बढ़ाता है जबकि गैसीय अणुओं की संख्या घट जाती है। क्या कहता है? लॉ-सेतिया के सिद्धांत के अनुसार उच्च दाब अमोनिया के उत्पादन को बढ़ाता है क्योंकि गैसीय अणुओं की संख्या घट जाती है। सिद्धांत कम तापमान अनुकूल, लेकिन अभिक्रिया की गति बढ़ाने के लिए तापमान लगभग 450 डिग्री सेल्सियस अनुकूल उच्च तापमान का उपयोग करना चाहिए। यह प्रक्रम आयरन के उपयोग की उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। प्रक्रम में आयरन का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। फिर आता है मोल्डी-डेबेन एमओ का उपयोग उत्प्रेरक वर्धक के रूप में किया गया था। अमोनिया का मुख्य उपयोग यूरिया और अन्य नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के निर्माण में होता है। क्या बोलता है? अमोनिया का जो उपयोग है वो यूरिया और अन्य नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के में करते हैं। अमोनिया गैस जल में अत्यधिक घुलनशील होती है और क्षारीय प्रकृति की होती है। लगभग 200 वायुमंडलीय दाब इस प्रक्रिया के उपयुक्त माना जाता है। फिर आता है ओस्टवाल्ड विधि। कौन? ओस्टवाल्ड विधि द्वारा अमोनिया से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। दिए गए यौगिक में अम्लीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। अम्लीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपका HI, उससे कम HBr, उससे कम HCl और सबसे कम HF होता है। ठीक है। हैलोजन अम्ल क्या कहता है? हैलोजन अम्ल हाइड्रोलिक हाइड्रेएसिड को अम्लीय प्रबलता परमाणु के आकार बढ़ने के साथ बढ़ती है। आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होने के साथ HI की बंद लंबाई सबसे अधिक और बंद ऊर्जा बहुत कम होती है। HI सबसे आसानी से H+ आयरन मुक्त करता है, इसलिए यह सबसे प्रबल अम्ल है, जबकि HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण छोटे आकार के कारण के HF बंध को मजबूत होता है। फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मक पूरी आवर्त सारणी से संबंधित है। फ्लोरीन का जो विद्युत ऋणात्मक है पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक है। हैलोजन की समूह 17 के हैं जिन्हें अधातु माना जाता है। अम्लीय शक्ति का क्रम संख्या नीचे की ओर बढ़ता है। HF, HCl, HBr और HI के रूप में। HCl को नमक तेजाब और म्यूटेरिक एसिड भी कहा जाता है। HCl को नमक का तेजाब, जो HCl है उसे नमक का तेजाब या म्यूटेरिक एसिड भी कहा जाता है। HF कांच के घोलने की क्षमता रखता है। जो HF है वो कांच को घोलने की क्षमता रखता है, इसलिए कांच का बोतल में नहीं रखा जाता है। जलीय विलयन में HCl, HBr, HI लगभग समान रूप से प्रबल अम्ल कहलाते हैं। वह कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवा अवस्था तक सक्रिय होता है फिर धीरे धीरे अप्रेषित हो जाता है? तो वो कौन सा है? वो थाइमस ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि छाती के ऊपरी भाग हृदय के निकट होता है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। फिर आता है थाइमस ग्रंथि टी सल्फोलाइट के परिवलकन के लिए जिम्मेदार है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली का आधार है। बच्चों को यह ग्रंथि काफ़ी बड़ी होती है जो जन्म के बाद युवावस्था में बढ़ती है। युवावस्था के बाद यह आकार घटने लगता है और यह वसा के ऊतकों के बदलने लगते जिसे एट्रोफी कहते हैं। वृद्धावस्था में थाइमस के छोटे होने के कारण बुजुर्गों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रेनिंग स्कूल भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। फिर आता है थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। अधिवृक्क ग्रंथि करो या मरो फाइट एंड फ्लाइट ग्रंथि कहा जाता है। फिर अगला आता है समसूत्री विभाजन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सही क्या क्या है समसूत्री विभाजन में? इसके परिणाम स्वरूप दो संतान कोशिकाएं बनती है। ये बात बिल्कुल सही है। ये संगत कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं के समान होती है। इनमें गुणसूत्रों की प्रतिकृतन प्रावस्था में होती है। अगला देखिए, युग्मक शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण अर्धसूत्री विभाजन मेसिलिस द्वारा होता है, जिसे समसूत्री विभाजन द्वारा कहते हैं। समसूत्री विभाजन दैहिक कोशिकाएं सोमेटिक सेल में होता है और शरीर की वृद्धि में मरम्मत के लिए उत्तरदायी है। इस विभाजन में जनक कोशिकाओं के दो समान अनुवांशिक गुणों के संप्रति कोशिकाएं बनती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, इसलिए इसे समीकरण विभाजन इक्वेशन डिवीजन कहते हैं। वाटर फ्लेमिंग ने सबसे पहले माइटोसिस शब्द का प्रयोग किया था। समसूत्री विभाजन मुख्य अवस्थाएं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेराफेज होता है। समसूत्री विभाजन की मुख्य अवस्थाएं कौन कौन है? प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टेरोफेज होता है। मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा इक्वेटर प्लेट पर व्यवस्थित होती है। डीएनए का स्वप्रतिकरण
रिप्लिकेशन अवस्था के एस फेज में होता है। डीएनए का जो स्वप्रतिकरण है ना, रिप्लिकेशन, वो अंतरावस्था की एस फेज में होता है। कैंसर कोशिकाओं में अनियंत्रित समसूत्री विभाजन होता है। पौधे में समसूत्री विभाजन मुख्य रूप से विभोजतक उत्तक में होता है। फिर आता है आपका छोटी आंत में वसा। क्या लिखा है? छोटी आंत में वसा। छोटी आंतों में वसा का पाचन अवशोषक एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कौन से चरण सबसे पहले होता है? कौन सा चरण सबसे पहले होता है? इसमें पित्त लवणों द्वारा वसा का इमल्सीकरण होता है। वसा के पाचन शुरू होने के लिए इसका इमल्सीकरण होना अनिवार्य है। वसा के पाचन को शुरू करने के लिए इसका इमल्सीकरण होना अनिवार्य है। पित्त का रस यकृत द्वारा बनाया जाता है, जो पित्राशय में जमा होता है। पित्त का जो रस है वो लीवर में बनाया जाता है, जो पित्राशय में जमा होता है। पित्त कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, लेकिन इसके लवण वसा बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ देता है। अग्नाशयी लाइपेज एंजाइम इमल्सीकृत वसा की क्रिया करके उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। वसा के पाचन के बाद मिसेस का निर्माण होता है, जो अवशोषण में मदद करता है। छोटी आंतों की दीवारों में विली और लेटिकस वसा का अवशोषण होता है। छोटी आंतों की दीवारों में विली और लेटियकस वसा का अवशोषण करता है। अवशोषित वसा काइलोमाइक्रेन नामक छोटे लिपिड कणों के रूप में लसिका तंत्र में प्रवेश करती है। क्या बोलता है? अवशोषित वसा, जिसे काइलोमाइक्लोन नामक छोटे लिपिड कणों के रूप में लसिका तंत्र में प्रवेश करता है। छोटी आंत के पाचन पूर्णतः मुख्य स्थल पर होता है। पित्त की कमी वसा के पाचन ठीक से नहीं हो पाता, जिससे सेट्रियोटोरिया की स्थिति पैदा होती है। पित्त की कमी से वसा के पाचन ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे एस्ट्रियोटोरिया की स्थिति पैदा होती है। वसा शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा 9.3 कैलोरी प्रति ग्राम प्रदान की जाती है। फिर आता मेडल के पृथक का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के युग्म यूपी एक दूसरे से पृथक हो जाती है। युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। पृथक्करण का नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैरमेट भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार एक युग्मक एक विशेष रूप के गुण में केवल एक ही एलील होता है। मेडल ने अपने प्रयोग के लिए एक मटर के पौधे का उपयोग किया था। इसमें संकर क्रॉस कर F2PD के फिनोटाइप 3:1 में किया था। एक संकर F2PD में जीनोटाइप 1:2 होता है। मेडल का आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक माना जाता है। स्वतंत्र अपयूयन का नियम मेडल का तीसरा नियम है, जो द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। स्वतंत्र अपयूयन का नियम मेडल का तीसरा नियम है, जो द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। प्रभावी लक्षण का नियम लॉ ऑफ डोमिनिशिया कहलाता है कि F1PD में केवल प्रभावी गुण दिखाई देते हैं। एरिल एक ही जीन के विभिन्न वैकल्पिक रूपों को कहते हैं, जैसे टी और टी। मेडल का नियम सहघनता और पुनः प्रभाविता के मामले में अपवाद प्रदर्शित करता है। मेडल का नियम सहघनता और अपुनः सहप्रभाविता के मामले में अपवाद को प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा अंग अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में काम करता है? आपको बताना है कौन सा अंग है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में काम करता है। तो वो हमारा अग्नाशय है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड है, जिसे हेटेरोक्राइन ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरेटोकाइन ग्रंथि भी कहते हैं। अग्नाशय को क्या कहते हैं? हेरेटोकाइन ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका बहिस्रावी भाग अग्नेस्रावी रस को स्रावित करता है, जिससे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम होता है, जिसमें ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है और लाइपेज एंजाइम होता है। इसमें अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहलाता है। अग्नाशय में अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव करती है, जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। फिर आता है इसमें बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है, जो रक्त के ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अग्नाशय रस शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत के बाद है। यकृत लिवर शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, या पित्त रस का निर्माण करती है। फिर आता है आपका पीयूष ग्रंथि। क्या कहता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। वृषक नर जनन अंग है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा स्रावन होती है। जो किससे होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा स्रावित होती है। फिर आता है जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। कहाँ करते हैं प्लाज्मिड का उपयोग? प्लाज्मिड का उपयोग हम लोग संवाहक वेक्टर के रूप में एज ए वेक्टर करते हैं।
प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाने के वाले अतिरिक्त गुणसूत्री गोलकोला डीएनए के अणु होते हैं। क्या कहता है, जो प्लाज्मिड जीवाणु है वो कोशिका में पाए जाने वाले आंतरिक गुणसूत्री गोलाकार डीएनए अणु है। इसे स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बनाने की क्षमता होती है। प्रयोजन डीएनए तकनीक डीएनए टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड का उपयोग वंचित जीन के मेजबान कोशिकाओं को ले जाने वाले वाहक के रूप में करते हैं। फिर आता है प्रतिबंधन एड्रोफिलोज एंजाइम का उपयोग डीएनए के विशिष्ट स्थानों को काटने के लिए करते हैं। जो प्रतिजन एड्रोफिलियोज एंजाइम का उपयोग डीएनए के विशिष्ट स्थानों को काटने के लिए किया जाता है। डीएनए लाइगेज एंजाइम का उपयोग डीएनए खंडों को आपस में तोड़ने के लिए करते हैं। PBR 322 एक प्रसिद्ध कृत्रिम प्लाज्मोडियम वेक्टर है। इसे ई कॉइल जीवाणु का उपयोग अक्सर प्लाज्मोडियम फ्लेमिंग के लिए मेजबान के रूप में करते हैं। प्लाज्मोडियम में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन होता है जिन्हें सिक्सटेल मार्बल के रूप में कार्य करते हैं। क्या बोलता है, प्लाज्मिडिक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन होता है जो सिस्टेबल मार्कर के रूप में कार्य करता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है जीन गन जिसको माइक्रोलाइजेशन अन्य विधियां हैं जिसमें विदेशी डीएनए की कोशिका की प्रविष्टि कराया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग इंसुलिन और टीके के बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम लोग इंसुलिन और टीके के बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है अधिवृक्क प्रावस्था के द्वारा स्रावित ग्लूकोकार्टेज जैसे कार्टिसोल का मुख्य कार्य क्या है। क्या कहता है, अधिवृक्क प्रावस्था द्वारा स्रावित ग्लूकोकार्टेज जैसे कार्टिसोल का मुख्य कार्य क्या है। अधिवृक्क प्रावस्था एडिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित ग्लाइकोकार्टेक्स जैसे कार्टिसोला का मुख्य कार्य क्या है। कार्टिसोला का मुख्य कार्य क्या है, तो यह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा और उपापचय द्वारा नियमन सूजन रोधी और प्रतिक्रियाएं और तनाव प्रवृत्ति है। क्या कहता है, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा उपचय का नियमन और सूजन रोधी प्रतिक्रियाओं और तनाव प्रतिक्रिया है। कार्टिसोल को शरीर का तनाव हार्मोन कहा जाता है। जो कार्टिसोल होता है ना, जो कार्टिसोल उसे शरीर का तनाव हार्मोन कहा जाता है। जो अगर आपको तनाव हो रहा है, तनाव हार्मोन वो कार्टिसोल की वजह से हो रहा है। यह ग्लाइकोजेनिस की प्रक्रिया द्वारा रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाए रखता है। इसे शक्तिशाली सूजन रोधी गुण होते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाता है। एड्रोस्ट्रॉल या मिलोकाट्रिडोल जो जल के लवण संतुलन को नियंत्रित करता है। क्या लिखता है, एड्रोस्ट्रॉल और मिनरोकार्डिस्ट्रॉल जो जल और लवण संतुलन को नियंत्रित करता है। अधिवृक्क ग्रंथि गुर्दे के ऊपर स्थित होता है। जो अधिवृक्क ग्रंथि है वो गुर्दे के ऊपर स्थित होता है। इसके आंतरिक भाग को एडेनल मोडेला कहा जाता है जो एडेनल प्रेफिफिन हार्मोन स्रावित करता है। इसके आंतरिक भाग में एडेनल मेडुला कहा जाता है जो एड्रेनिला हार्मोन स्रावित करता है। एड्रेनिला 3F फ्लाइट और फ्रागाइट हार्मोन भी कहा जाता है। 3F कहते हैं। 3F हार्मोन किसे कहते हैं, एड्रेनालिन को कहते हैं। 3F हार्मोन किसे कहते हैं, तो एड्रेनालिन को कहते हैं। अधिकृत प्रावस्था में हार्मोन की कमी एडिसिन रोग हो सकता है। क्या बोलता है, अधिवृक्क प्रावस्था में हार्मोन की कमी से एडिसिन रोग हो सकता है। अधिवृक्क प्रावस्था में हार्मोनों की कमी से एडिसिन रोग हो सकता है। रक्त कैल्शियम के स्तर में नियासन पैराथायराइड हार्मोन PTH और कैसिटोरिन द्वारा स्रावित होता है। रक्त कैल्शियम के स्तर को नियमन करने के लिए पैराथायराइड हार्मोन और कैसिटोरिन द्वारा स्राव होता है। गौणगणिक लक्षणों के विकास टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में और एस्ट्रोजन महिलाओं में नियंत्रित होता है। बहुत हार्ड साइंस का क्वेश्चन है इसमें पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित कौन सा है, संघ इक्नाइडोमेट्रा आर्य समिति वयस्कों में होती है। संघ इक्नाइडोमेट्रा आर्य समिति में होती है। इतना दूर कोई आएगा ही नहीं। इक्नाइडोमेट्रा जैसे स्टारफिश वयस्कों में पंचतई आर्य समिति पाई जाती है। क्या बोलता है, इक्नाइडोमेट्रा जैसे स्टारफिश वयस्कों के पंचीय आर्य समिति में पाई जाती है। इक्नाइडोमेट्रा लार्वे की द्विपार्श्विक सम्मिलिति होती है। संघ एनेलिडा जैसे केचुआ वास्तविक प्रगुहा या मेराटेरिक खंडीकरण में पाया जाता है। कुट गुहा केवल संघ एंथेनेमेंथनीज में पाई जाती है। फिर आता जल संवहन तंत्र। संघ इक्नाइडोमेट्रा का अनूठा लक्षण
ना कि आर्थ्रोपोडा का है। जल संवहन तंत्र में वाटर वेस्कुलर सिस्टम में संघ इक्नाइडोमेट्रा का अनूठा लक्षण है, ना कि आर्थ्रोपेडा का है। क्या बोल रहा है? जल संवहन तंत्र एक संघ जो इक्नाइडोमेट्रा का अनूठा लक्षण है, किसका है? जल संवहन तंत्र इक्नाइडोमेट्रा का लक्षण है। आर्थ्रोपेडा जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें संयुक्त उपांग और खुला परिसंचलन तंत्र होता है। आर्थ्रोपोडा जीवों में संयुक्त उपांग होता है और खुला परिसंचलन तंत्र होता है। संघ मोलस्का के जीवों के शरीर कोमल और अखंडित होते हैं जो अक्सर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। संघ पेरिफेला कैलान सिस्टम नहर तंत्र में पाए जाते हैं। जो संघ का पेरिफेला में कैलान सिस्टम नहर तंत्र पाया जाता है। संघ का नेफ्रेडेरिया सैलिट्रेटा देश दंश कोशिकाओं में पाई जाती है। संघ में प्लांटी हेमेथेनिज जीव आग्रोहिक होती है। फिर आता है जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सही कौन कौन है हॉटस्पॉट के संबंध में? सही पहला, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ स्तर के प्रजाति समृद्ध होता है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के उच्च स्तर की प्रजातियाँ समृद्ध होती है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे उच्च स्तर की स्थानिक एंडेमिनिक होती है। भारत में 4 हॉटस्पॉट है। भारत में 4 हॉटस्पॉट है। क्या कर दिया? देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट उष्णकटिबंधीय के साथ साथ समशीतोष्ण क्षेत्र में भी हो सकते हैं। जो जैव विविधता का हॉटस्पॉट है वो उष्णकटिबंधीयों के साथ साथ समशीतोष्ण क्षेत्र में भी हो सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए वहां कम से कम 1500 प्रजातियों के संवहनी पौधे की प्रजाति होनी चाहिए। 1500। और स्थानिक के लिए एंडेमिक का अर्थ है वे प्रजाति जो केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में 4 गो हॉटस्पॉट है, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडा लैंड है। हॉटस्पॉट की अवधारणा सबसे पहले नॉर्मल मायोस ने 1988 में दी थी। वर्तमान में विश्व भर में 36 गो जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। हॉटस्पॉट घोषित करने पर क्षेत्र का 70% मूल प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुका होना चाहिए। पश्चिमी घाट के विश्व के 8 सबसे गर्म हॉटस्पॉट में गिना जाता है। फिर आता आपका कन्वेंशन इंटरनेशनल नामक एनजीओ ने हॉटस्पॉट सूची का प्रबंधन करता है। कन्वेंशन इंटरनेशनल करता है हॉटस्पॉट के संरक्षण का उद्देश्य विलुप्ति के कगार खड़ी प्रजातियों को बचाना है। अगला सूची 1 और सूची 2 को हम लोग को मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना, तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले 1 सेकेंड। हाँ, सबसे पहले कहता है सल्फर। सल्फर क्या है? तो सल्फर क्या है? तो अम्ल वर्षा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड से आपका अम्ल वर्षा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। फिर आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन क्षरण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन क्षरण होता है। नाइट्रेट ऑफ फॉस्फेट क्या है? तो नाइट्रेट ऑफ फॉस्फेट सुपोषण है। नाइट्रेट ऑफ फॉस्फेट सुपोषण है। जबकि पारा क्या है? तो मिनीमाता रोग है। पारा क्या है? तो पारा मिनीमाता रोग है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वायुमंडल में जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है जो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन परत को नष्ट करता है जिससे सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है। नाइट्रस फॉस्फेट का अधिकता से जल निकायों में सुपोषण होता है जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या बोलता है? नाइट्रेट फॉस्फेट की अधिकता से जल निकायों में सुपोषण होता है जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है। पारा के कारण मिनीमाता रोग होता है जो पहली बार जापान में देखा गया था। कैडमियम प्रदूषण के कारण इताई रोग होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी अम्ल वर्षा और फोटोकेमिकल स्मॉग योगदान देते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी अम्ल वर्षा और फोटोकेमिकल स्मॉग प्रदान करते हैं। फ्लाई ऐश कोयले के चलने वाली बिजली संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक है। फ्लाई ऐश क्या है? तो कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्रों द्वारा उत्सर्जक प्रदूषक है। फिर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन परिवहन को रोकती है। फिर आता है पार्टिकुलर मैटर PM2.5 PM10 श्वसन संबंधी गंभीर रोगों से बनते हैं। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता ब्लू बेबी सिंड्रोम से होता है। फिर आता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन क्षरण के पदार्थों के चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किया गया जो 1879 से लागू था। इसी कारण 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य CFC और हैलोजन जैसे ओजोन क्षरणकारी पदार्थों के उत्सर्जन को रोकना है। फिर आता है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से है। बेसन कन्वेक्शन खतरनाक अवशिष्टों की सीमा पार
स्थानांतरण से संबंधित है। कार्टेजल प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों की पहुंच और लाभ साझा करने से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है। जो रामसर कन्वेंशन है वो आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है। फिर जबकि वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक पहला अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। फिर आता है हृदय चक्र के दौरान डंप ध्वनि कब उत्पन्न होती है। हृदय चक्र के दौरान डंप ध्वनि कब उत्पन्न होती है, तो कब ध्वनि होती है, तो अर्धचालक वलय के बंद होने और निलय के अनुशीतलन से प्रारंभ होती है। क्या कहता है, हृदय चक्र के दौरान डंप ध्वनि कब उत्पन्न होती है, तो कब होती है, तो अर्धचालक वाल्व के बंद होने और निलय अनुशीतलन में प्रारंभ होती है। हृदय में दो प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, लंब और डप। लब और डप, हृदय में दो ध्वनि होती है, लब और डप। जब लब ध्वनि आलिंद निलय और बंद होने से उत्पन्न होती है। लंब ध्वनि, पहली ध्वनि जो लब है वो आलिंद और निलय के बंद होने पर लब आता है। लब ध्वनि का निलय प्रकुचन की शुरुआत का संकेत देता है, जबकि डप ध्वनि अर्धचंद्र स्वर एरोटिक या पैरामोली, क्या बोलता है, एरोमोटिक और पैरामोली वाल्व के बंद होने से उत्पन्न होता है। डम ध्वनि निलय अनुशीतलन की शुरुआत को दर्शाता है। लब ध्वनि डप की तुलना में लंबी, कम पिच वाली और अधिक स्पष्ट होती है। हृदय ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। समान हृदय ध्वनि में हार्ट मरमर कहा जाता है। एक सामान्य श्वास हृदय प्रति मिनट लगभग में 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय के बाएं हिस्से में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त और जबकि दाएं हिस्से में अशुद्ध रक्त होता है। खाद्य परीक्षक के रूप में सॉल्युबल अम्ल और उसके लवण पे किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं, तो किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं, ये केवल उत्तक के ईस्ट और मोड के लिए प्रभावी होते हैं। क्या लिखता है, सॉबिल अम्ल पोटेशियम सॉल्वेट का उपयोग मुख्य रूप से फफूंद या खमीर को रोकने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पनीर, वाइन, जैम में डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के व्यापक रूप से करते हैं। इसका उपयोग हम लोग पनीर, वाइन, जैम और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में व्यापक रूप से करते हैं। सोडियम बेंजोएट और अन्य सामान्य खाद्य परीक्षक जिसका उपयोग विलियम अम्लीय खाद्य पदार्थों में किया जाता है। सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग फलों के रस और स्वैस संरक्षण में होता है। सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग फलों के रस और स्वैस के संरक्षण में होता है। नमक का चीनी का उपयोग परासरण द्वारा बैक्टीरिया के विकास को रोकने के लिए करते हैं। नमक और चीनी का उपयोग हम लोग परासरण द्वारा बैक्टीरिया के विकास को रोकने के लिए करते हैं। पाश्चुरीकरण तकनीक का आविष्कार लुईस पाश्चर ने दूध के संरक्षण के लिए किया था। खाद्य परीक्षक में सूक्ष्म जीवों में एंजाइम और चयापचय गतिविधि को बाधित करता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड का उपयोग प्राकृतिक एंटी ऑक्सीडेंट और परीक्षक के रूप में होता है। सिरका का उपयोग हम लोग अचार के क्षरण के लिए करते हैं। सॉर्बेट कम पीएच के अम्लीय परिस्थितियों में सबसे अधिक प्रभावी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक है, तो एक सदी के देखिए क्या करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस हार्डवेयर और यूजर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट सीपीयू शेड्यूल और प्रक्रियाओं के निर्माण और विलोपन को नियंत्रित करता है। मेमोरी मैनेजमेंट रेस रैम का आवंटन डी आवंटन का कार्य करता है। फाइल मैनेजमेंट फाइलों के भंडारण, नामकरण और सुरक्षा का प्रबंधन करता है। फिर आता है आपका इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट डिवाइस के माध्यम से हार्डवेयर उपकरणों को नियंत्रित करता है। कार्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम में केंद्रीय भाग है जो हार्डवेयर के साथ सीधा संवाद करता है। विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजर को आइकन के माध्यम से संवाद की अनुमति देता है, जबकि RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग बंद संवेदनशील कार्य जैसे उपग्रह नियंत्रण होता है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 27 अगस्त 2005 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया जिसे नासा 2027 में चांद्र मिशन के लिए चुना है, तो वो स्टारशिप है। कौन सा है, स्टारशिप है। स्टारशिप एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा स्थापित किया गया है। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो पूरी तरह से पुनः प्रयोजक रीयूजेबल है। फिर कहता है नासा ने इसे ऑप्टिमस 3 मिशन के लिए चुना है जिसका लक्ष्य मनुष्यों को चंद्रमा से वापस उतारना है। स्टारशिप का उद्देश्य मंगल ग्रह पर मानव बस्तियों को बसाना है। या रैम्पेट इंजन का उपयोग किया जाता है जो लिक्विड मीथेन और ऑक्सीजन के ईंधन के रूप में करता है। क्या करता है, लिक्विड मीथेन को और ऑक्सीजन के ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। सैटर्न 5 रॉकेट का उपयोग अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर उतरने के लिए किया गया। अपोलो मिशन में कौन सा रॉकेट था, तो सैटर्न 5 था। फॉल्कन हेवी और स्पेसएक्स का एक अन्य शक्तिशाली रॉकेट है। नासा का ऑप्टिमस पहली बार महिला और एक अश्वेत व्यक्ति चंद्रमा पर भेजने के लिए किया गया था। नासा
स्पेसटेक ऑप्टिमस। स्पेसएक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है जिसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है। फिर आता नवीनतम पुस्तक के लेखक कौन कौन है, तो ठीक है, नवीनतम पुस्तक इन ऑन क्वालिटेड पॉलिटिक्स एंड इजी टू इसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी लिखा है मनोज कुमार झा ने। मनोज कुमार झा ने लिखा है। देखिए, मनोज कुमार झा जनता दल आरजेडी के राज्यसभा सांसद और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। यह पुस्तक भारतीय लोकतंत्र की चुनौती और गठबंधन की राजनीति पर केंद्रित है। प्रोफेसर झा ने संसद में उनके उत्कृष्ट भाषणों और बौद्धिक विश्लेषण के लिए जाना जाता है। उनकी भारतीय पुस्तक में भारतीय लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक राजनीतिक पहलुओं के निबंध का संग्रह है। मनोज तिवारी उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसद और प्रसिद्ध भोजपुरी गायक है। अमित शाह भारत में केंद्रीय मंत्री है। प्रकाश झा प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक है। राजनीति और गंगा जैसी फिल्म बनाई है। गठबंधन सरकार तब बनती जब एक ही दल के स्पष्ट बहुमत न मिले। भारत में गठबंधन की शुरुआत 1979 के बाद हुई थी। इंडिया और एनडीए है। अगला क्वेश्चन, 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अध्यक्ष जीएसटी परिषद में कौन सी बैठक दिल्ली में हुई थी? 3 सितंबर 2025 को तो अपनी 97वीं बैठक 57 बैठक हुई थी। यह एक जीएसटी एक संवैधानिक निकाय, इसके 10 केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 279A, कौन सा अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन का प्रावधान है। परिषद में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। परिषद का निर्णय केंद्र में 1/3 वोट और राज्यों के संयुक्त रूप से 2/3 वोट का शेयर होता है। 101वें संशोधन के माध्यम से जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से प्रभावी है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 97वीं बैठक में करों की समीक्षा और अनुपालन की गई थी। जीएसटी एक राष्ट्र एक कर के तहत वर्तमान जीएसटी में आपका 5% और 18% है। 12 और 28% नहीं है, 5 और 18% है। आइए देखिए, 26 अगस्त 2025 को बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दिया था? कौन सी योजना को मंजूरी दिया था? मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को दिया था। यह योजना मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजन व्यक्तियों के स्वरोजगार उद्यमिता को बढ़ावा देना है। योजना के तहत दिव्यांगों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह 10 लाख रुपए में 50% राशि 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और 50% ब्याज के रूप में दी जाती है। यह योजना बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का ही विस्तार है। लाभार्थियों के पास बिहार का स्थायी निवास पत्र तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। योजना का क्रियान्वयन बिहार के उद्योग विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के द्वारा किया जाएगा। फिर आता दिव्यांगजन का व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। बिहार सरकार इसके लिए SC ST पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए अलग अलग उद्यमी योजना शुरू की है। सतत विकास से लक्ष्य SDG के तहत समावेशी विकास को प्राप्त करने की योजना का व्यापक लक्ष्य है। योजना का दिव्यांगों को सामाजिक आर्थिक सुधार के आने की उम्मीद है। फिर अगला आता है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स EDR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो वो चंद्रबाबू नायडू है। कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख है। EDR गैर सरकारी संगठन है और चुनाव सुधारों और पारदर्शिता के लिए काम करता है। यह रिपोर्ट मुख्यमंत्रियों द्वारा उनके चुनावी हलफनामों के द्वारा घोषित संपत्ति आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार नायडू की कुल संपत्ति सैकड़ों में भारत के सबसे धनी CM बनाए गए हैं। यह रिपोर्ट पश्चिम बंगाल में सबसे गरीब है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री संपत्ति तुलनात्मक है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री संपत्ति सूची मध्य स्तर पर है। ADR की स्थापना 1999 में IIM अहमदाबाद के प्रोफेसरों के समूह द्वारा की गई थी। मुख्यमंत्री की संपत्ति सुप्रीम कोर्ट 2002 में फैसले के बाद उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति घोषित करना अनिवार्य है। कब से? 2002 से। भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो एरिक गॉसेटी को किया गया है। एरिक गॉसेटी इससे पहले अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर के मेयर रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति अमेरिकी सीनेट की मंजूरी से यह भारत के आधिकारिक राजदूत बने हैं। कौन बने हैं? एरिक गॉसेटी। भारत में अमेरिका के बीच साझेदारी को मजबूत करने का उनका प्राथमिक उद्देश्य है। अमेरिका भारत का दूतावास दिल्ली के चाणक्यपुरी में है। राजदूत गारसेटी का कार्यकाल ICET पहल महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी पर जोर देगा। भारत और अमेरिका ने क्वाड समूह का भी सदस्य और जापान ऑस्ट्रेलिया भी है। राजनीतिक संबंधों में वियना कन्वेंशन ऑन डेमोक्रेटिक रिलेशन 1961 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ठीक है, IMF के कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो उजित पटेल को भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर रह चुके। उन्हें IMF का कार्यकारी बोर्ड में
भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना 1944 में बेटन वुड सम्मेलन के दौरान की गई थी। क्रिस्टिना जार्विया वर्तमान में IMF की प्रबंध निर्देशक है। IMF का मुख्य कार्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। कार्यकारी बोर्ड के 24 निर्देशक होते हैं जो सदस्य देशों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। उर्जित पटेल RBI के गवर्नर के रूप में कार्यकाल के दौरान मौद्रिक नीति समिति की स्थापना में भूमिका निभाई थी। मौद्रिक नीति समिति किसने बनाया था? उर्जित पटेल ने ही बनाया था। शक्तिकांत दास अभी कौन है? तो अभी संजय मल्होत्रा है। रघुराम राजन RBI के पूर्व गवर्नर और अर्थशास्त्री हैं। फिर आता है 68वें राष्ट्रमंडल सदस्य सम्मेलन CPC के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिज टाउन बारबाडोस में कौन करेगा? तो ओम बिरला करेंगे। कौन करेंगे? ओम बिरला करेंगे। क्या कहता है? ओम बिरला भारत के 17वीं और 18वीं लोकसभा में निर्वाचित अध्यक्ष है। राष्ट्रमंडल संसदीय सदस्य CPA में राष्ट्रमंडल देशों के संसद एक की अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। सम्मेलन का आयोजन बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन में किया जा रहा है। CPC का मुख्य उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। ओम बिरला राजस्थान कोटा के संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद है। लोकसभा का अध्यक्ष के पास दल बदल कानून 10वीं सूची के तहत संसद को आयोग ठहराने की शक्ति होती है। वह सदन के किसी भी सदस्य को अनुशासन बनाने के लिए निलंबित कर सकता है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष का पद ब्रिटिश परंपरा पर आधारित है। किस पर आधारित है? ब्रिटिश परंपरा पर आधारित है। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंडल सेशनाध्यक्षों के भाग लेते हैं। S जयशंकर भारत में वर्तमान विदेश मंत्री हैं। फिर आता 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ओम बिरला के द्वारा किया गया था। क्या कहते हैं? देखिए, इस सम्मेलन में भारत के सभी राज्यों के विधानसभाओं और विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी भाग लेते हैं। सम्मेलन का मुख्य फोकस विधायी प्रक्रिया में उत्पादकता और गरिमा बढ़ाना है। ओम बिरला विधायी कामकाज में पारदर्शिता और डिजिटल तकनीक का उपयोग पर जोर दिया जाता है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन एपिकॉक की शुरुआत 1921 में की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति PAC के अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। वह सदन के संचालन करते हैं और कोरम गणपूर्ति न होने पर बैठक को स्थगित करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से भारित होते हैं। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के विपक्ष के नेता रह चुके हैं। ओम बिरला निर्विवाद दोबारा अध्यक्ष चुने जा गए हैं। संसदीय प्रक्रियाओं में सुधार के लिए समय समय पर ऐसे सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कैप्टन तुषार महाजन कर दिया गया है। कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के मूल निवासी थे और भारतीय सेना के 9 पैरा विशेष बल के अधिकारी थे। उन्होंने 2016 में जम्मू कश्मीर के परोप में एक आतंकवादी हमले का सर्वोच्च बलिदान दिया था। गृह मंत्रालय ने स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी दी है। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता थे। मेजर संदीप उन्नी कृष्णन 26/11 आतंकी हमले के दौरान शहीद हुए NSG के कमांडो थे। कर्नल संतोष बाबू 2020 में गलवान घाटी में शहीद हुए थे। उधमपुर उत्तरी रेलवे फिरोजपुर मंडल के अंतर्गत आता है। यह स्टेशन कश्मीर घाटी और भारत को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेना ने बलिदान के सम्मान सार्वजनिक स्थलों के नामकरण राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। उधमपुर शहर जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय भी है। फिर आता है 41 नंबर, अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य में श्रमश्री योजना को शुरू किया? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। देखिए क्या कहता है, पश्चिम बंगाल सरकार अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लिए श्रमश्री योजना की शुभारंभ किया है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य दूसरे राज्यों में कार्य करने वाले श्रमिकों को वित्तीय सहायता, दुर्घटना बीमा प्रदान करना है। पंजीकृत श्रमिकों को बच्चों को विशेष शैक्षणिक सहायता प्रावधान इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। राज्य सरकार ने इस योजना को सुचारू संचालन के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल सहायता केंद्र स्थापित किया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल चावल और जूट के उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य में शामिल है। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग चाय को भारत का पहला GI टैग प्राप्त है।
फिर कहता है भारत में 2025 में पेट्रोल कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया है, तो 20% का लक्ष्य हासिल किया है 2025 तक में। भारत में निर्धारित समय से पहले 2025 में पेट्रोल में 20% इथेनॉल E20 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम EBP का मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करना और विदेशी मुद्रा की बचत करना है। इथेनॉल कृषि आधारित उत्पाद है जिसे मुख्य रूप से गन्ने, सीरे का और मक्का और खराब अनाज से बनाया जाता है। 20% इथेनॉल मिश्रण में कार्बन उत्सर्जन के महत्वपूर्ण कमी आती है। भारत में नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक दिशा में कदम है। भारत सरकार शुरुआत में यह लक्ष्य 2030 तक रखा था, जिसे बाद में घटाकर 2025 कर दिया गया है। इथेनॉल उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि और कृषि अवशिष्ट प्रबंधन में सहायता मिलती है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के तहत इथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ावा दिया जाता है। राष्ट्रीय बायोडीजल मिशन वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। वैश्विक स्तर पर ब्राजील इथेनॉल मिश्रण में अग्रणी देशों में माना जाता है। कौन? ब्राजील माना जाता है। फिर आता है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? तो महाराष्ट्र से इनका संबंध है। मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का प्रतिष्ठित खिताब जीतकर महाराष्ट्र का गौरव को बढ़ाया है। इस जीत के बाद मिस यूनिवर्स 2025 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भारत में वित्तीय राजधानी और गेटवे ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और महाराष्ट्र के औरंगाबाद अब संभाजी नगर जिले में स्थित है। भारत की पहली महिला शिक्षित सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा राज्य है। गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, उसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है। गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है। सुष्मिता सेन ने 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय थी। लारा दत्त 2000 में, हनराज संधू 2021 में अन्य भारतीय महिला जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार किसे घोषित किया था? अभिषेक बनर्जी को। विपक्षी दलों के गठबंधन 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी को उम्मीदवार बनाया था। अभिषेक बनर्जी वर्तमान पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद है। भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा होता है। संविधान का अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद की तिथि से 5 वर्षों का होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति के पद का न्यूनतम 35 वर्ष होना अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। फिर आता है हुरून इंडिया पोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है? तो वो बिरला परिवार है। हुनूर इंडिया पोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है? तो वो बिरला परिवार है। कौन है? बिरला परिवार है। फिर देखिए क्या कहता है। हुनूर इंडिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिरला परिवार भारत का दूसरा सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय है। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्री का नेतृत्व करने वाली अंबानी परिवार पहले स्थान पर काबिज है। बिरला समूह को व्यापार सीमेंट, एल्युमिनियम, दूरसंचार और वित्तीय सेवाएं जैसे विविध क्षेत्रों में फैला हुआ है। हुनूर इंडिया रिपोर्ट में उनके व्यवसायों को रैंक करती है जो पीढ़ियों से परिवारों द्वारा संचालित और नियंत्रित है। जेडी बिरला घनश्याम दास बिरला समाज के आधुनिक स्वरूप के संस्थापक माना जाता है। टाटा समूह भी भारत के सबसे पुरानी और समर्पित व्यवसायिक घरानों में से एक है। पारिवारिक का स्वामित्व व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पादन में योगदान देता है। हुरून रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर धनी व्यक्तियों और व्यापारिक घरानों के डेटा का विश्लेषण करने वाली संस्था है। बजाज और जिंदल परिवार भारत के शीर्ष 10 मूल्यवान व्यावसायिक घरानों सूची में शामिल है। 43 नंबर, बंगाल की भूमि राजस्व की स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बंगाल में जो भूमि का स्थायी बंदोबस्त आया था ना, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था। इस प्रणाली के तहत जमींदारों को भूमि स्थायी मालिक बना दिया था। सूर्यास्त का कानून सनसेट लॉ स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है, जिसमें निश्चित तिथि एक राजस्व के न देने पर जमींदारी नीलाम कर दी जाती है। राजस्व का 10/11 भाग कंपनी का और 1/11 भाग जमींदार के पास रहता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में नागरिक सेवा का जनक, फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है। थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। कैप्टन मैकाजी ने
उत्तर भारत का प्रथम महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में प्रतिस्थापित किया था। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जिन्हें द्वैध शासन स्थापित किया था स्थापन किया था। लॉर्ड वेली जेली की सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस की नीति का प्रसिद्ध थे। फिर आता है 47 नंबर, पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। पाटलिपुत्र में कौन सा हुआ था? तीसरा हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति सम्राट अशोक के संरक्षण में 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इस संगति के अध्यक्ष प्रख्यात विद्वान भिक्षु मोगलीपुत्र तीर्थ ने किया था। तृतीय बौद्ध संगति अभिधम पीठक में संकलित किया गया, जो बौद्ध धर्म के तीसरा भाग है। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासन काल में वैशाली में आयोजित की गई थी। बौद्ध संगति चतुर्थ बौद्ध संगति कुषाण राजा कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। सम्राट अशोक को देवनाम प्रिय या देवप्रिय के उपाधि से जाना जाता है। तृतीय बौद्ध संगति के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बुद्ध के उपदेशों में सूत पीठक विनय पीठक प्रथम संगति द्वारा संकलित किया गया था। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा। तो किसके द्वारा कर सकते हैं? लोकसभा और राज्यसभा सिर्फ संविधान में संशोधन के लिए ला सकता है। भारतीय संविधान में विधेयक संसद के किसी भी सदन लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। राज्य विधानमंडलों के पास संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार नहीं है। भारत संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत भाग 20 में दिया गया है। संविधान संशोधन पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संसद के दोनों सदनों की बीच संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति संशोधन किए गए विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य है। 24वां संशोधन 1971 के तहत कुछ विशिष्ट संशोधन जैसे संघीय ढांचे प्रभावित करके कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल को अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। फिर कहता है केशवानंद भारती 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद संविधान का मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता है। भारत के संविधान के संघीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से अपनाई गई है। इनमें से कौन सी एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों के रूप में है? तो कौन सा है? ई बीज प्रोजेक्ट, स्किल विकास और मेक इन इंडिया। देखिए क्या बोलता है। तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधार के केंद्र बिंदु प्रौद्योगिक नवाचार, व्यापार सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। मेक इन इंडिया अभियान 2014 का उद्देश्य भारत में वैश्विक विनिर्माण हब बनाना है। ईज डूइंग प्रोजेक्ट व्यापारिक स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम प्रदान करता है। स्किल डेवलपमेंट मिशन कार्यबल की दक्षता बढ़ाकर औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। प्रथम पीढ़ी के सुधार 1991 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर जोर दिया जाता है। दूसरी पीढ़ी के सुधारों में श्रम सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया तीसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के महत्वपूर्ण घटक हैं। फिर आता है इन सुधारों का व्यापक लक्ष्य भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। PLI योजना वर्तमान में विनिर्माण को बढ़ावा देने की नीति के प्रमुख है। फिर आता 50 नंबर, भारत में 2001 से 2011 के दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो 18.12% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 1 से 11 के दौरान महिलाओं की जनसंख्या वृद्धि दर 18.12 वृद्धि की गई है। इस अवधि के दौरान पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि 17.19% रही है। भारत में कुल जनसंख्या वृद्धि दर 1 से 11 में 17.64 है। 2011 के अनुसार लिंगानुपात 943 है। कितना है? 943 है लिंगानुपात। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में 1084 कम है, हरियाणा में 869 है, 879 है। हरियाणा में 869 और केरल में 1084 है। भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। फिर आता 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में भारत की पहली जनगणना हुई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन को नियमित जनगणना शुरू किया था। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो 2 बार। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार राष्ट्राध्यक्ष चुने गए थे? तो 2 बार चुने गए थे। क्या देखिए लिखा है। सुभाष चंद्र बोस पहली बार 1938 में हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए और दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। गांधी जी से मतभेद के कारण त्रिपुरी अधिवेशन में बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे। पहला हुआ था हरिपुरा में, दूसरा हुआ था त्रिपुरी में। ठीक है, इसके बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद 1939 में
फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक पार्टी बनाई थी। इस्तीफे के बाद राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी अधिवेशन के शेष कार्यकाल के अध्यक्ष बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद और दिल्ली चलो के प्रसिद्ध नारे दिए थे। उन्होंने देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। देश नायक की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। उनका प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम है द इंडियन स्ट्रगल और उन्हें 23 जनवरी को उनकी जयंती पे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर तो कौन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन कौन सुमेलित है? अनुच्छेद 156 राष्ट्रपति राज्यपाल का पद अवधि है। फिर आता अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यकाल है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकाल का प्राधिकार। देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति अपॉइंटमेंट से संबंधित है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 155 के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। फिर राज्यपाल को उसके पद से हटाने की किसी विशिष्ट प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपालों राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। दयानंद सरस्वती ने 1875 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। उन्होंने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की भी स्थापना की थी। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। उन्होंने वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदा का नारा दिया था। वह मूर्ति पूजा, छुआछूत, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के कट्टर विरोधी थे। दयाशंकर सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी में राष्ट्रभाषा के रूप में समर्थन किया। और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठा अखबारों का संपादन किया था। आर्य समाज द्वारा धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों की वापसी के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। बिहार में निम्न नदियों में से कौन सा एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? तो सोन नदी होती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले, कौन सा जिला? अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है या बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है और उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए सोनपुर दानापुर पटना के पास गंगा नदी की दाईं ओर मिल जाती है। अमरकंटक से निकलने वाली अन्य सहायक नदी नर्मदा और जोहिला है। सोन नदी बिहार की प्रसिद्ध डेरी ऑनसन बांध और इंद्रपुरी बैराज स्थित है। पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड पलामू जिले के छोटनागपुर पठार में होता है। कमला नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार के मधुबनी जिले में प्रवेश करती है। जो कमला नदी है वो नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार के मधुबनी जिले में प्रवेश करती है। अजय नदी का उद्गम बिहार के जमुई जिले के बाटपाड़ से होता है और यह पश्चिम बंगाल में बहती है। सोन नदी अपनी बालू या रेत की गुणवत्ता के निर्माण कार्यों के लिए उत्कृष्ट मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन कौन जोड़ा सही है? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था और स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा के थे। शेरशाह सूरी समस्तीपुर नहीं, रोहतास में उनका है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम रोहतास के कृत्रिम झील के बीच स्थित है। सासाराम में मकबरे को भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। इसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला का नमूना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई थी। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं का चौसा 1539, कन्नौज 1540 के युद्धों में पराजित किया था। शेरशाह ने ही आधुनिक रुपया, मुद्रा और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकालों तक सेवा की थी। सासाराम का मकबरा अष्टकोणीय ऑक्टागोनल आकार की संरचना है। सासाराम कैसा है मकबरा है? तो अष्टकोणीय संरचना में है। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो वो आपका उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया से होता है, ना कि नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति का निर्वाह अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त करता है। 75 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की भी नियुक्ति करता है। भारत का न्यायाधीश
की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की करता है। कैग की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति तीनों स्थल सेनाओं के सर्वोच्च का भी करता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? तो हड़प्पा खोजा गया था। हड़प्पा सबसे पहले 1921 में राय बहादुर साहनी द्वारा खोजा गया था। यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की खोज का कारण सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदाड़ो को 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोजा। लोथर को गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह या डॉकयार्ड माना जाता है। कालीबंगा राजस्थान में जुते हुए खेतों के साक्ष्य और चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन शहरी सभ्यता है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड कहता है। धौलावीरा गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल है जो तीनों भागों में विभाजित है। ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था? तो राम मनोहर राय ने लिखा था। राम मनोहर राय ने 1809 में फारसी भाषा में फुर्सत ए मुआदीन लिखी, जिसका अर्थ होता है एकश्वरवादियों का उपहार। इस पुस्तक में उन्होंने धर्मों के पाखंडों का खंडन किया और एक ईश्वर की पूजा पे बल दिया। उन्होंने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म सभा बाद में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में सती प्रथा अवैध घोषित हुई थी। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। राम मनोहर राय को संवाद कुमेदी और मिलातुल अखबार समाचार पत्र का संपादन किया था। राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा प्रदान की गई थी। उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। उनकी मृत्यु 1833 में ब्रिस्टन इंग्लैंड में हुई, जहां इनका स्मारक स्थित है। फिर आता 69 में कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तरदायी कौन है? तो आराम शाह है। कौन है? आराम शाह है। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चागवान पोलो खेलते समय मृत्यु के बाद उनका पुत्र आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आराम शाह एक अयोग्य शासक, उसने मात्र 8 महीने तक ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने जद के युद्ध आराम शाह को पराजित कर 1211 में सिंहासन प्राप्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सल्तनत में गुलाम ममलूक वंश के संस्थापक था। ऐबक ने उसकी वीरता के कारण लाख बख्श ऐबक की उदारता के कारण उसे लाखों का दान देने वाला कहा गया। उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य ऐबक ने शुरू कराया और इल्तुतमिश ने पूर्ण किया था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी, जबकि इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। किसने खाना की उपाधि से सम्मानित किया जाता है? तो बैरम खान को करते हैं। बैरम खान सम्राट हुमायूं का वफादार सेनापति था। उसने सम्राट अकबर के संरक्षण के रूप में कार्य किया। हुमायूं ने बैरम खान को उसके सैन्य सेवाओं के लिए खाना की उपाधि दी थी। बैरम खान के नेतृत्व में ही मुगल सेना 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हैमू को पराजित किया था। अकबर के बाद बैरम खान का पुत्र अब्दुल हीम ने को भी खाना की उपाधि से नवाजा गया था। बैरम खान सिया संप्रदाय से संबंधित था। उसने अकबर के राज्याभिषेक कालानौल के मुख्य भूमिका निभाई थी। मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर रखी थी। हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। अकबर को मुगल वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। उसने दीन इलाही धर्म चलाया था। खाना मुगल दरबार में सैन्य रणनीतिक कौशल के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि में से एक है। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत के में कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा। 1857 के विद्रोही के समय वे भारत के गवर्नर जनरल थे। 1858 में भारत सरकार अधिनियम के तहत उन्होंने भारत का पहला वायसराय बन गए। लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। उसके कार्यकाल के दौरान कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कैनिंग ने ही वापस लिया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 में हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा 1848 में विलय किया था। लॉर्ड मेयो ने 1872 में पहली बार जनगणना शुरू किया था। लॉर्ड मेयो ने लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और इसके समय नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुआ था। कैनिंग ने भारतीय पोर्टफोलियो प्रणाली विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो औरंगजेब मनुची।
निकालो मनुची एक इतावली यात्री था जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विस्तृत विवरण किया है। कौन कह रहा है? निकालो मानुची एक इतावली यात्री था, मैंने इटली का यात्री था जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विस्तृत विवरण किया है। मानुची ने स्टोरिया डोमागो नामक पुस्तक लिखी थी। विलियम हॉकिंस ने सर थॉमस रो दोनों जहांगीर के दरबार में आए थे। हॉकिंस 1608 में हेक्टर जहाज से सूरत पहुंचा और जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। सर थॉमस रो 1615 में किंग्स जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। अब्दुल रजाक एक फारसी यात्री था जो विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के काल में आया था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अकबर के समय आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच 1885 था। फ्रांसवा बेनियर एक फ्रांसीसी डॉक्टर था जो शाहजहां और औरंगजेब के समय भारत आया था। फिर आता है तावली यात्री निकालो काटी, विजयनगर साम्राज्य देवराय प्रथम के समय आया था। राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। कौन सा था? ब्रह्म समाज का। राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? तो एक ब्रह्म समाज का था। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की जो बाद में ब्रह्म समाज बना। उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन कानून उन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में की थी। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में अलावर और नायनार संतों ने की थी। राजा राम मोहन राय को संवाद कुमेदी फारसी में मिलातुल अखबार का संपादन किया था। राजा राम मोहन राय ने संवाद कुमेदी और फारसी में फारसी में मिलातुल अखबार का संपादन किया था। 1809 में फारसी में तुलहत उल मुआद्दीन गिफ्ट टू मंथुस्ट लिखी थी। राजा की उपाधि उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने भी दी थी। उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। कोटोपैक्सी भारतीय चोटी में किस स्थान देश में स्थित है? जो कोटोपैक्सी है पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी चोटी दक्षिण अमेरिका देश इक्वाडोर में स्थित है। यह देश की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग में 5897 मीटर 19,347 फीट है। यह एंडीज पर्वत श्रृंखला एंडीज माउंटेन का हिस्सा है। एंडीज दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। वही दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकागुआ अर्जेंटीना में है। पेरू की मिस्टी नामक प्रसिद्ध ज्वालामुखी स्थित है। मिट्टी को माउंट एटना विसूसी सक्रिय ज्वालामुखी है। तंजानिया में किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी चोटी है। अटलांटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस है। पुष्तजार घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो हंगरी में। क्या कर रहा है? पुष्तजार जो घास का मैदान है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो हंगरी में पाया जाता है। पुष्तजार घास का मैदान हंगरी में पाए जाने वाला एक समशीतोष्ण घास का मैदान है। पूछताछ कैसा है? तो एक समशीतोष्ण घास का मैदान है जो हंगरी में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पास में घासों के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं डाउन्स कहते हैं। अर्जेंटीना के पंपास कहते हैं। उत्तरी अमेरिका को पेरी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका को जो समशीतोष्ण है उसे वेल्ड कहते हैं। वेनेजुएला कंबोडिया में उष्णकटिबंधीय घास को लानोस कहते हैं। वेनेजुएला और कंबोडिया में घास के मैदान को लानोस कहते हैं। ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपोस कहा जाता है। यूरेशिया यूरोप और एशिया का विस्तृत घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। कैटलबरी घास के मैदान को न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सवाना घास का मैदान मुख्य रूप से अफ्रीकी महाद्वीप में विस्तृत है। निम्नलिखित में एक उगते सूरज की भूमि क्या करना है? इसमें क्या करना है? इसको मिलाना है। चलिए याद करते हैं हम लोग। जापान में उगते सूरज की भूमि का जापान को उगते सूरज की भूमि निप्पॉन कहा जाता है। जबकि नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में सूर्य नहीं डूबता है। जबकि फिनलैंड में 1000 झीलों की भूमि लैंड ऑफ 1000 लेक कहा जाता है। भूटान को ब्रज का भूमि लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। जबकि शांत सुबह की भूमि दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ मॉर्निंग क्लैम दक्षिण कोरिया को कहते हैं। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। लानोस को 1000 हाथियों की भूमि कहते हैं। शिकागो में गगनचुंबी इमारतों का शहर कहते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। आक्रा राजधानी है। आक्रा कहाँ की राजधानी है? तो घाना की है। आक्रा पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। घाना को पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। स्टेगल की राजधानी डकार है। सेनेगल की राजधानी डकार है। टूनिशिया की राजधानी ट्यूनिस है। युगांडा की राजधानी कपाला है। नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा है। केन्या की राजधानी नैरोबी और जो यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी पियरी
प्रशासनिक केप टाउन विधायी और ब्लूमफोर्टोन न्यायिक है। मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के तट पर स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश गुजरता है, उड़ीसा गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, पर तेलंगाना से नहीं गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। यह रेखा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पास से गुजरती है। या मानक IST ग्रीनविच ग्रीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजमल जिले में काटती है। देखो, कर्क रेखा और जो मानक रेखा है वो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में काटती है, जहाँ पे बघेर खंड का पठार भी है। भारत के मानक देशांतर इलाहाबाद के नैनी और मिर्जापुर से गुजरती है। गुजरात का अरुणाचल प्रदेश स्थानीय समय से 2 घंटा का अंतर मिलेगा। विश्व में कुल 24 समय क्षेत्र टाइम जोन विभाजित किया गया है। 180 देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संविधान संशोधन से लिया? एक भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन और राजभाषा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। जर्मनी की वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ब्रिटिश से संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP लिए गए हैं। रूस से पूर्व सोवियत संघ और मौलिक कर्तव्य की प्रस्तावना में न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से संघ व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियों से ली गई है। प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर तैयार किया गया है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का कौन सा चार्टर एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था? तो वह बनाया था 1833 के चार्टर एक्ट ने। 1833 का चार्टर एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर किया गया था। लॉर्ड विलियम बेटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। 1833 के एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। 1813 में चार्टर्ड एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया और चाय और चीन को छोड़कर 1813 के एक्ट ने में भी शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था। 1853 के चार्टर्ड एक्ट ने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की थी। 1833 के एक्ट के द्वारा दास प्रथा को अवैध घोषित करने का निर्देश दिया गया। 1833 के एक्ट में गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को जोड़ा गया था। इसी एक्ट ने भारतीय प्रशासन के पूर्ण केंद्रीकरण की नींव रखी थी। निम्नलिखित में किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो खीर, तरबूज और खरबूजा की जाती है। भारत में 3 प्रमुख ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद है। जायद की फसलें रबी खरीफ के बीच ग्रीष्मकालीन मार्च से जून में उगाई जाती है। खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी और मूंग जायद की प्रमुख फसलें हैं। रबी की प्रमुख फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जिसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, रबी और मुख्य फसलें हैं। खरीफ की फसलों में मानसून की शुरुआत जून जुलाई में बोई जाती है, जबकि धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, सोयाबीन खरीफ की फसलें हैं। नकदी फसलों में गन्ना, तंबाकू, जूट शामिल है। सुनहरी रेशा को जूट कहा जाता है। हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रभाव गेहूं के उत्पादन में पड़ा था। महासागरीय पर्पटी का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो सिलिका और मैग्नीशियम है। महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक कौन है? तो सिलिका और मैग्नीशियम है। महासागरीय पर्पटी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, जिसे सीमा कहते हैं। महाद्वीपीय पर्पटी सिलिका और एल्युमिनियम की बनी, जिसे सियाल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक परत कोरल, निकेल और लोहे आयरन की बनी, जिसे निफे कहते हैं। पृथ्वी की परतों का वर्गीकरण सियाल, सीमा और निफे एडवर्ड स्वेस ने किया था। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट पर्पटी कहा जाता है। क्रस्ट और मेटल के बीच की सीमा को मोह संबद्धता कहते हैं। पृथ्वी की औसत घनत्व लगभग में 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की होती है। पृथ्वी की कुल आयतन सर्वाधिक भाग लगभग में 84% मेटल में निहित है। बाह्य कोर तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में माना जाता है। क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन 46% है। एर्गस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टेटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत के विश्व GDP PP में कितने % का अंशदान किया है? तो 32% का किया है।
एगस मेडिसन के आंकड़ों के अनुसार 1 ईस्वी से में विश्व में कुल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 32% है। इसके समय भारत की दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। मध्यकाल 1600 ईस्वी के दौरान भारत की हिस्सेदारी लगभग 24 से 25% बनी रही। औपनिवेशिक काल के अंत में 1947 में भारत की जीडीपी हिस्सेदारी घटकर 3 से 4% रह गई थी। भारत के प्राचीन प्राचीन व्यापार का मुख्य आधार मसाले, सूती वस्त्र और विनिर्मित वस्तुएं थी। सोने की चिड़िया भारत को प्राचीन काल में इसी आर्थिक समृद्धि के कारण कहा था। प्राचीन काल के समय रेशम सिल्क रूट के माध्यम से भारत का व्यापार रोम और चीन के साथ होता था। पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी का अर्थ क्रय शक्ति क्षमता है। वर्तमान में पीपीपी के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। कौटिल्य किस स्थान पर राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्यापक थे? तो तक्षशिला पे थे। कौटिल्य चाणक्य प्राचीन भारत के प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य या प्राध्यापक थे। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जो मुख्य रूप से राजनीति और शासन कला पर आधारित है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के परीक्षण किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में सहायता की। अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंगों का वर्णन जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर बिहार में, इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तक्षशिला में 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। प्रसिद्ध व्याकरणविद पाणिनि और आयुर्वेद के विद्वान चरक का संबंध तक्षशिला से है। इनमें से कौन विश्वास करता है कि एक साम्यवादी समाज भविष्य के प्राकृतिक समाज था? तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि साम्यवाद मानव समाज के विकास का अंतिम प्राकृतिक चरण है। इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स ने सबसे प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल है। उन्होंने 1848 में फेडरिक लेगलेस के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। मार्क्स ने कहा था कि दुनिया मजदूरों को एक हो जाओ, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने इतिहास का वर्ग संघर्ष क्लास स्ट्रगल की एक श्रृंखला बनाई थी। रॉबर्ट ओवन एक यूट्रोपलिपन सोशलिस्ट कल्पनालोकी समाजवादी है। मैक्स वेबर को प्रोटेस्ट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था। रूसी क्रांति 1917 में कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों से प्रेरित था। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने ही प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? तो कौन कौन, ये देखिए, डेनमार्क, कनाडा, ब्राजील तीनों ही नाटो के संस्थापक सदस्य थे। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। 4 अप्रैल 1949 को इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स ब्राजीलियम में है। फिनलैंड 2023 में नाटो का 31वां सदस्य बना। स्वीडन 2024 में नाटो का 32वां, फिनलैंड बनता है 31वां सदस्य 2023 में, और स्वीडन 2024 में 32वां सदस्य बनता है। नाटो का अनुच्छेद 5 के अनुसार एक सदस्य देश पे हमला सभी पे माना जाएगा। वर्तमान में नाटो के महासचिव मार्क रूट है। वारसा संधि नाटो के जवाब में सोवियत संघ द्वारा बनाया गया एक सैन्य गठबंधन है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी नाटो के सदस्य देश हैं। फिर आता है नाटो एक सामूहिक रक्षा कलेक्टिव डिफेंस की प्रणाली पर आधारित गठबंधन है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में किसे जारी किया है? तो रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय 226 मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु रिट जारी करते हैं। संविधान के में 5 प्रकार की रिटों का प्रावधान है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ सशरीर प्रस्तुत करना है। परमादेश रिट सार्वजनिक अधिकारियों को अपने उनके कार्यालय कर्तव्य पालन के हेतु जारी होती है। अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया जाता है। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों के अध्यादेश जारी कर सकता है। न्यायालय की डिक्री दीवानी मामलों का अंतिम निर्णय दर्शाती है। रिट जारी करने के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय से व्यापक है। उत्प्रेषण रिट निचली अदालतों की कार्यवाही को स्थानांतरित करने हेतु जारी की जाती है। जवाहरलाल नेहरू की स्थायी सरकार को श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। कौन थे? जगजीवन राम थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट में बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार के खाद्य और कृषि मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री के पद पर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना और प्रसारण विभाग था।
लियाकत अली खान अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे। जगेंद्र नाथ मंडल अंतरिम सरकार में विधि कानून मंत्री थे। जॉन मैथाई अंतरिम सरकार के उद्घोष के आपूर्ति मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल B.R. अंबेडकर विधि मंत्री थे। अरुणा असफ अली 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के न्यायिक नायिका कहा जाता है। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर आसीन थे। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान के विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मित सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो वो आपका बहुत सारा स्वतंत्रता, समानता, अल्पसंख्यकों के संरक्षण, वयस्क मताधिकार जैसे मूल्यों को संविधान सभा पहले से ही स्वीकार किया जा चुका था। 1928 के नेहरू रिपोर्ट में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और मौलिक अधिकार की बात कही गई थी। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार गया था। B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। किसने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत के समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो यह कहा था दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मक मानववाद का दर्शन का प्रतिपादन किया था। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक और उसके अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने चिंती राष्ट्रीय आत्मा को पुनः जागृत करने पर बल दिया था। KD हेडोगर ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना की थी। KD हेडगोवार ने 1925 में RSS की स्थापना की थी। SL गोलवार गुरुजी RSS के दूसरे संघ संचालक थे। SS गोलवार गुरुजी RSS के दूसरे संघ संचालक थे। मुगलसराय रेलवे स्टेशन UP का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय को पंचजन्य साप्ताहिक और राष्ट्र धर्म मासिक पत्रिका का संपादन करते थे। कौन कौन? पंचजन्य और राष्ट्र धर्म मासिक पत्रिका का संपादन किया जाता था। गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम भी बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था। अंत्योदय समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान का विचार उनके दर्शन का मूल केंद्र था। महात्मा गांधी के स्वराज और सर्वोदय की अवधारणा दी गई थी। किसी सांकेतिक भाषा बोर्ड ने 53,159 और नीरी 2416 लिखा था। उसी भाषा में नोड, एक मिनट, ये शायद रीजनिंग घुसा दिया ना। बीच में रीजनिंग का है घुसा दिया। एक सॉरी, बीच बीच में थोड़ा सा रीजन कारण। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है? तो बघेरी आपका पश्चिमी हिंदी में नहीं आता। बाकी बंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी में आता। बघेरी पूर्वी हिंदी अर्धमगधी अपभ्रंश की बोली है, ना कि पश्चिमी हिंदी का। पूर्वी हिंदी की 3 मुख्य बोलियां होती है, अवधी, बघेरी और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद पश्चिमी हिंदी में शेरसनी अपभ्रंश से विकसित है। इसमें 5 प्रमुख बोलियां हैं। खड़ी बोली जैसे कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी मैंने बागरू, बुंदेली और कन्नौजी है। खड़ी बोली हिंदी का मानक रूप है जिसका उपयोग आज साहित्य और कार्यालय में होता है। हम लोग खड़ी बोली का हिंदी मानक का। ब्रजभाषा मध्यकाल में कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख भाषा जैसे सूरदास की रचनाएं हैं। अवधी भाषा में तुलसीदास के रामचरितमानस, मौलिक मोहम्मद जोशी की पद्मावत में लिखा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लॉजिस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में हिंदी बोलियों को वर्गीकरण किया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य में आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है, कि सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई थे, जो पृथ्वीराज चौहान के राज कवि और मित्र थे। यह हिंदी की प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसकी भाषा पिंगल अपभ्रंश और ब्रजभाषा डिंगल अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रण है। इनसे 59 सर्ग के लिए समय कहा गया था। आदिकाल के समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1050 से लेकर 1375 तक मानी जाती है। बीसल देव रासो, नरपति नर्रा, परमाल रासो, जगनीक आदि काल के प्रमुख रासो कृतियां हैं। अल्लाह खंड परमाल रासो का एक भाग है जो वीर रस से परिपूर्ण है। वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल के नाम से दिया, जो सर्वमान्य है। फिर आता मुदेरी का तमस रूप क्या है? तो इसे हम लोग मुदेका कहते हैं। तमस्तम और सबसे जो संस्कृत में सीधे बिना किसी परिवर्तन के आ गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? पुष्कर देशज नहीं है। वक्ते का कथन किसने किया था?
अष्टछाप कवि नहीं थे, नानादश, ये क्या लिखा है? अष्टछाप कवि नहीं है तो ननभार नहीं है, बाकी सूरदास, कुंभन दास और कविदास है। ननादास अष्टछाप के कवि नहीं थे, वे राम भक्ति शाखा के कवि थे और भक्तमाला द्वारा प्रसिद्ध रचना थी। अष्टछाप की रचना 1565 में गोसाई विठलनाथ के वल्लभनाथ के पुत्र ने की थी। फिर आता अष्टछाप में 8 कृष्ण भक्तों के कवि शामिल थे, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य सूर्यदास, कंबन दास, परमानंद दास और कृष्णदास थे, जबकि विठलनाथ के शिष्य नंददास, गोविंद स्वामी, छत्ती स्वामी और चतुर्भुज थे। सूरदास के अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। ये सभी कवि श्रीनाथ गोवर्धन के मंदिर की कीर्तन करते थे या पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित थे। ब्रज भाषा के विकास में अष्टछाप के कवियों का अमूल्य योगदान है। कुंभन दास का प्रसिद्ध कथन है, सतन को कहा सकरी सो काम। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो कबीर दास का। बीजक संत कबीर दास के वाणियों का प्रमाण संग्रह है। इसका संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। बीजक के 3 प्रमुख भाग है, साखी, शबद और रमेनी। कबीरदास निगुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी भाषा शुक्लखंडी और पंचमेल पंचखंडी श्याम सुंदर दास के अनुसरण कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर वाणी का डिक्टेटर तानाशाह का था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर तानाशाह कहा था। कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन, जो कबीर थे वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। उन्होंने बाहिक अखंडो मूर्ति पूजा जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया था। मूसिक कागद छियो नाही, कहो गयो नाही हाथ पंक्ति कबीर के निरक्षर होने का प्रमाण है। उनका जन्म वाराणसी के लहरताल के और मृत्यु मगहर में हुई थी। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। साकेत 1931 से मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध काव्य महाकाव्य है। इस महाकाव्य में रामायण की उपेक्षा उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी विरह वर्णन पर केंद्रित है। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी के राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। उनके अन्य रचना जैसे भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध है। भारत भारती 1912 में स्वतंत्रता संग्राम के बीच राष्ट्र चेतना को जगाने की भूमिका निभाई थी। यह द्विवेदी युग का प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं। कामयानी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख छायावादी महाकाव्य है। चंद्रदबा के सुमित्रानंद पंत हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था। फिर राम की शक्ति पूजा निराला का ओजपूर्ण रचना है। साकेत शब्द अयोध्या का होता है पाली भाषा में। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि की लिखी जाती है। संविधान का अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। देवनागरी को अक्षोत्रात लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसका विकास प्राचीन ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। संस्कृत, मराठी, नेपाली और कोंकणी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा में लिखी जाती है, जिसका विकास गुरु अंगद देव ने किया था। खरोष्ठी लिपि प्राचीन काल में दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के कुछ अभिलेखों में प्रयुक्त है। ब्राह्मी लिपि में भी सभी प्रमुख लिपियों की जननी माना जाता है। जेम्स प्रिसेप ने 1837 में सबसे पहले ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। देवनागरी लिपि 11 स्वर और 33 व्यंजन कुल 52 वर्णों के माने जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा है, चरण कमल बंधु हरदोई कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।